झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आइए इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल PKS ऑफिशियल में। इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस स्पेशल सीरीज का 31वां क्लास किए थे। सभी क्लासेस में आप सभी को स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो ALP के एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को कराया जा रहा है। यह क्लास टोटली RRB ALP पर फोकस किया गया है, जिससे आप अपनी ALP का एग्जाम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लास को अंत तक देखें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। यह साइंस स्पेशल सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि RRB ALP टेक्नीशियन से रिलेटेड जितनी भी यहाँ डेली क्लासेस होती हैं वह आप तक मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तापीय विघटन अभिक्रिया है। इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि तापीय विघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, तापीय विघटन अभिक्रिया में ऊष्मा के प्रभाव से यौगिकों को उसके दो या दो से अधिक घटकों में तोड़ा जाता है, उसे ही तापीय विघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, जो ZnCO3 है, जिंक कार्बोनेट जो है, इस यौगिक को दो भागों में तोड़ा गया है, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये एक यौगिक से दो दो भागों में तोड़ा गया है। दो या दो से अधिक घटकों में अगर तोड़ा जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तापीय विघटन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब इस अभिक्रिया में ZnCO3 इसमें हम लोग जब ऊष्मा देते हैं, ताप देते हैं, तो ये दो भागों में टूट जाती है। ZnO प्लस CO2, इसी अभिक्रिया को तापीय विघटन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, डैश कहलाती है। ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय बल, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकत्व, ऑप्शन डी स्थिर वैद्युत बल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, कमेंट करते रहिएगा, हर क्वेश्चन का आप लोग आंसर उसका कमेंट में करके बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। सामने ही एग्जाम है, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए, वह परिघटना जो हम लोग जानते हैं, वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या कहलाता है। तो देखिए, विद्युत चुंबक प्रेरण जो है, ये सबसे पहले इसका नियम किसने दिया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम सबसे पहले किसने दिया था, बताइए आप लोग। तो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और फैराडे का नियम क्या था, जब तक किसी चालक के सापेक्ष चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तभी तक प्रेरित विद्युत वाहक बल ही उत्पत्ति होती है। और दूसरा क्या नियम दिया था, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, लेकिन विपरीत दिशा में। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया उल्टी की क्रिया में का नियंत्रण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, पहला ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन बी पश्च मस्तिष्क,
ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन डी अग्र मस्तिष्क। तो देखिए, मानव मस्तिष्क का जो पश्च मस्तिष्क जो होता है, पश्च मस्तिष्क का भाग जो होता है, ये अनैच्छिक क्रिया उल्टी का नियंत्रण करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जो है ये हमारे शरीर में, मस्तिष्क का ये भाग जो है पश्च मस्तिष्क, ये हमारे शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं को, जैसे उल्टी की क्रिया का नियंत्रण करता है। ठीक है, देखिए प्रतिवर्ती क्रियाएं बहुत ही तीव्र होती है। जो मेडुला अब्लंगाटा जो होता है, यह मस्तिष्क व मेरुदंड को जोड़ने वाला लंबा भाग है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और जो मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क दृष्टि विश्लेषण यानी जो देखने की दृष्टि होती है, और श्रावण यानी सुनने से संबंधित है। मध्य मस्तिष्क ये देखने और सुनने का नियंत्रण करता है। कौन? तो मध्य मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क जो है यह हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं उस तरह को ये नियंत्रण करता है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान क्रमशः H प्लस आयन डैश आता है और OH माइनस आयन डैश से आता है, जिससे जल का अणु बनता है। ऑप्शन ए क्षार अम्ल, ऑप्शन बी अम्ल लवण, ऑप्शन सी लवण क्षार, ऑप्शन डी अम्ल क्षार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल एवं क्षारक के बीच होता है। ये किसके बीच होता है? तो अम्ल और किसके बीच? तो क्षारक के बीच होता है। और इससे क्या प्राप्त होता है? इसका प्रतिफल से क्या बनता है? इसके प्रतिफल से लवण और किसका? तो जल का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान क्रमशः H प्लस जो आयन है, ठीक है, यह अम्ल से आता है। किससे आता है? H प्लस आयन जो होता है ये कौन देता है? तो अम्ल देता है। और OH माइनस जो आयन है ये कहाँ से आता है? तो ये क्षार से आता है। किससे आता है? क्षार से आता है, यानी बेस से आता है, जिससे जल का अणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला जो होगा, जो अम्ल जो है, अम्ल क्या देता है? अम्ल से आता है H प्लस आयन देता है। और जो क्षार होता है, क्षार से होता है OH माइनस आयन देता है। इतनी बात आप लोग को पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह पाई जाती है, इसे हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। बिल्कुल सही कथन है। कथन 2, जैसे जैसे किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित होते हैं। बिल्कुल सही कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन क्या है? तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन क्या है? तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। देखिए, समजातीय श्रेणी यौगिक की वह श्रेणी है जिसमें कार्बन श्रृंखला में एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। ठीक है, और समजातीय श्रेणी क्रमागत यौगिकों के बीच कितने? तो CH2 का क्या होता है? इतना ही अंतर होता है। किसमें? तो समजातीय श्रेणी में जो कार्बन श्रृंखला में क्या होता है? समजातीय श्रेणी के क्रमागत यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है। ठीक है, और समजातीय श्रेणी के यौगिक के रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो समान होते हैं। इतनी बात आप लोग को पता होनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्का के निर्माण में सहायक होता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC, ऑप्शन बी बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी प्लाज्मा प्रोटीन, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए, रक्त जो बिंबाणु होते हैं यानी
प्लेटलेट्स जो होते हैं ये रक्त के थक्का के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होते हैं ये घटक जो होते हैं रक्त में थक्कों के निर्माण में क्या होते हैं, तो सहायक होते हैं। ठीक है, और प्लेटलेट्स शरीर की सबसे छोटी कोशिका है जिसका आकार कितना होता है, 2 से 4 म्यू होता है। इन्हें थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है, तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट, किस नाम से, तो थ्रोम्बोसाइट इस नाम से जाना जाता है। किसको, तो प्लेटलेट्स को। ठीक है, और एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में 5 से 7 मिनट में रक्त का थक्का जम जाता है या बना लेता है। इतनी बात आप लोग को पता होनी चाहिए। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह सामान्यतः डैश होते हैं। ऑप्शन ए अधातु, ऑप्शन बी उत्कृष्ट गैस, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी धातु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे सामान्यतः क्या होते हैं, वे सामान्यतः धातु होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, धातु के जो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो धातु के अंतिम कक्षा में 1, 2 और क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु के जो अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रथम वर्ग में जो होते हैं वो क्षार धातु होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पीबी और सीजियम। ये सब जो है प्रथम वर्ग के धातु होते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। ऑप्शन ए विकासीय जीव विज्ञान, ऑप्शन बी मानव शास्त्र, ऑप्शन सी अनुवांशिकी, ऑप्शन डी जैव प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, जो जीव विज्ञान की शाखा है, ये अनुवांशिकी शाखा जो है ये वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी का जनक। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं, तो कौन है, तो अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह डैश रंग का होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी बैगनी, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी हरा। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक क्या होता है, अधिकतम होता है, वह बैगनी रंग का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। क्यों होता है, तो देखिए, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा उसका अपवर्तनांक उतना अधिक होगा। देखिए, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, इसलिए इसका अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक होगा। हमेशा आप लोग दिमाग में बैठा के रखिएगा, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। किसी प्रकाश तरंग एवं अपवर्तनांक के बीच संबंध काउची के समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह बात आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, उसका अपवर्तनांक कम होगा। ठीक है, जबकि बैगनी रंग का अधिक होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, लाल रंग का क्या होता है, रेड का क्या होगा, तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। इसका जो तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य
अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, तो इसका अपर्तनांक क्या होगा? इसका अपर्तनांक सबसे कम होगा। और बैगनी का जो वॉयलेट का तरंगदैर्घ्य जो है यह क्या होगा? सबसे कम होता है, इसलिए इसका अपर्तनांक क्या होगा? सबसे अधिक होगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और ये आखिरी क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक या सूत्र के बाद लिखा गया पद ए क्यू यह दर्शाता है कि वह डैश में मौजूद है। ऑप्शन ए द्रव्य अवस्था, ऑप्शन बी जलीय विलयन के रूप, ऑप्शन सी ठोस अवस्था, ऑप्शन डी गैसीय अवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, रासायनिक समीकरण के किसी पदार्थ के प्रतीक जो या सूत्र जो होते हैं उसके बाद में लिखा हुआ पद जो एक्यू है, ठीक है, एक्यू यानी एक्वेटिक, ठीक है, एक्वेटिक यानी जो जल से संबंधित है, ठीक है, द्रव से संबंधित है, तो यह क्या होगा? यह दर्शाता है कि यह जलीय विलयन के रूप में मौजूद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, एक्यू से ही आप लोग पता लग रहा है कि एक्यू यानी एक्वेटिक से संबंधित है, यानी द्रव से संबंधित है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। रासायनिक समीकरण में देखिए बहुत सारे जो सूत्र होते हैं जो पद के बाद ऐसे लिखा जाता है, चलिए कुछ बता देते हैं। एस लिखा जाता है, एस फॉर सॉलिड यानी ठोस, वो कैसा है? तो ठोसी अवस्था में है। और एल लिखा जाता है, ठीक है, इस तरह का एल लिखा जाता है। एल से क्या पता चलता है? तो यह द्रव अवस्था में है। किस अवस्था में है? तो द्रव अवस्था में है। उसके बाद क्या लिखा जाता है? जी लिखा जाता है, जी से डिनोट किया जाता है। जी यानी यह गैसीय अवस्था में है। किस अवस्था में है? तो गैसीय अवस्था में है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरह कैपिटल टी में लिखा जाता है, यह समीकरणों को अलग करता है। किसको? समीकरणों को अलग करता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अगर आप क्लास अंत तक देख रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि टॉप 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। मन लगाकर पढ़ाई करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।